धन्यवाद। सभापति महोदय, सभापति महोदय, सच में आज का ये जो कार्यक्रम है विदाई देने का, तो इस कार्यक्रम में क्या कहना चाहिए और क्या नहीं, इसी विचार में मैं सुबह से इसी उधेड़-बुन में लगा हुआ था। शुरू कहाँ से करना है और खत्म कहाँ करना है, इसका कोई तालमेल मैं अब तक बिठा नहीं पाया हूँ, परंतु कुछ भावनाएं निश्चित ही इस जगह पर मैं आपके सामने यहाँ रखने वाला हूँ। सभापति महोदय, मैं एक बहुत ही छोटे से गांव से, नाइक नगर टांडा, जिसे उमरखेड़ा तालुका कहते हैं, जिला जालना, वहां से आता हूं और बंजारा समाज के एक किसान परिवार से आता हूं। सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं इस महाराष्ट्र के सर्वोच्च ऐसे विधान परिषद के सभागृह में एक एमएलए के रूप में यहाँ आने का जो मौका मुझे जिन्होंने दिया, वे मेरी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा आदरणीय सोनिया जी गांधी और उस समय के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और अब के विपक्ष के नेता आदरणीय राहुल जी गांधी और अब के कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उस समय के महाराष्ट्र राज्य के प्रभारी, जो कि इंचार्ज महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के थे, ऐसे आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और उस समय के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय बाला साहेब जी थोरात साहब, केसी वेणुगोपाल जी ने मेरे अत्यंत घनिष्ठ मित्र बड़े भाई जैसे स्वर्गीय राजू जी सातव, ये सभी लोग उस प्रक्रिया में जाने अनजाने में आशीर्वाद के रूप में मुझे ये अवसर निर्माण करके दे रहे थे। पहले मैं उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि मुझ जैसे टांडा के लड़के को इतना बड़ा अवसर इस सर्वोच्च सदन में आने का, जिस सदन में आदरणीय डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, आदरणीय लोकमान्य तिलक जैसे बड़े बड़े नेता इस सदन के सदस्य रहे हैं, उस सदन का सदस्य बनने का अवसर उन्होंने मुझे दिया, उसके लिए मैं उनका सबसे पहले आभार मानता हूं। सभापति महोदय, मुझे यहाँ एक प्रसंग निश्चित रूप से याद आता है कि 1994 से 95 से मैं कांग्रेस के आंदोलन में संगठनात्मक कार्य करने के लिए उस जगह पर एक कार्यकर्ता के रूप में पार्टी के साथ जुड़ गया और जाने अनजाने में तालुका अध्यक्ष, यूनिवर्सिटी का उपाध्यक्ष, राज्य सचिव, राज्य महासचिव, एनएसयूआई के माध्यम से काम करता रहा। युवक कांग्रेस के महासचिव के रूप में भी मैं काम करता रहा और लगभग 25 साल लगातार काम करने का मौका मुझे पार्टी ने दिया और उसके बाद उस काम की पावती के रूप में मुझे विधान परिषद का विधायक बनने का अवसर मिला। सभापति महोदय, मुझे वो प्रसंग याद है, 9 मई, मतलब काम करने के उस दौर में, उन 25 सालों में 2004, 2009, 2014 और 2019 ऐसे 4 बार मैंने विधानसभा की उम्मीदवारी मांगी। बहुत बार तो ऐसा संदेश आता था कि निश्चित हो गई है, परंतु आईन समय पर उसमें फेरबदल हो जाता था और उम्मीदवारी से मैं दूर हो जाता, मेरी उम्मीदवारी रह जाती, मेरा टिकट कट जाता। परंतु आखिरकार वो यशस्वी दिन आ ही गया। 9 मई शनिवार 2024 मुझे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी का फोन आया और साथ ही आदरणीय इंचार्ज खड़गे साहब का भी फोन आया। सभापति महोदय, यह बताते हुए मुझे सच कहूं तो यह थोड़ा भावुक विषय लग रहा है। थोरात साहब ने मुझे फोन किया और पूछा, राजेश कहाँ हो? मैंने कहा, साहब मैं पुणे में हूं। क्या कर रहे हो फिलहाल? मैंने कहा, साहब मैं अपनी बेटी के साथ खेल रहा हूं, हम सोफे के चक्कर लगा रहे हैं, वो मुझे पकड़ती है, मैं उसे पकड़ता हूं, कोविड में हम आराम से। थोरात साहब बोले, अरे तुम इतना सच कैसे बोलते हो?
कुछ दूसरा बताना चाहिए था कि काम में हूँ, इधर हूँ। मैंने कहा साहब मैं झूठ बोलकर क्या करूंगा, और आप जैसे व्यक्ति से झूठ बोलना मतलब वो कहीं ना कहीं गलत साबित होगा। उन्होंने बताया कि तुम अब बाजू में जाओ, तुम अकेले में जाकर मुझे फोन करो। सभापति महोदय, मैं बैठक से भागकर बेडरूम में गया, कुंडी लगाई, लॉक किया। एक तरफ मैंने थोराट साहब को फोन किया, उन्होंने बताया कि ऐसा एक संदेश है सोनिया जी और खड़गे साहब की तरफ से, पर तुम किसी को बताना मत। मैंने कहा साहब किसी को नहीं बताऊंगा, पर पिताजी को बताता हूं, एक व्यक्ति को। तो वो ठीक है, पर मेरे इस तरह अंदर जाने से मेरी पत्नी और मेरी बेटी परेशान हो गई है। वे हैरान थे कि यह भागकर क्यों गया, क्या हुआ। वे बहुत चिंता में थे। करीब 1 घंटे के बाद कंफर्मेशन यानी उम्मीदवारी का प्रेस रिलीज बाहर निकला और दिल्ली से सीधे सीधे राजेश राठौड़ जी को कांग्रेस की उम्मीदवारी देने का फैसला हुआ। प्रेस रिलीज वहीं से जारी हुआ और उसके बाद मैंने अपनी पत्नी को बताया कि अरे सुनो, मैं विधायक बन गया हूं। तो उसने मुझसे कहा कि आप तो हर बार ऐसा ही बोलते हो, इसके पहले 4 बार ऐसा हो चुका है, ये सब बातें मुझे मत बोलो। अरे उसको तो विश्वास ही नहीं बैठा। सभापति महोदय, कोविड में लॉकडाउन था, शहर बंद, जिले की बॉर्डर बंद थी, बैंक बंद, एटीएम बंद, बॉन्ड पेपर मिलने की कोई व्यवस्था नहीं थी, टाइपराइटिंग की कोई सुविधा नहीं थी, जेरोक्स की भी कोई सुविधा नहीं थी। मैं पुणे में था और मेरे सारे दस्तावेज, मुझे यहाँ मुंबई आना था और उसकी सारी अनुमतियां मुझे वहां शनिवार की शाम को लेनी थी और रविवार के दिन कोई भी कलेक्टर ऑफिस खुला नहीं रहता। यानी एक तरफ इतना बड़ा सुनहरा अवसर था मेरे सामने निर्माण हुई थी और मैं अत्यंत कठिनाई में उस जगह पर पहुंचा हुआ था। आखिरकार सभापति महोदय, मैंने अपने एक मित्र को बताया कि तुम डॉक्टर से एक प्रमाण पत्र ले लो कि तुम बीमार हो और तुम्हें मुंबई आना है। और वो अनुमति लेकर कलेक्टर ऑफिस से मैंने वहां से अपने दस्तावेज मंगवाए, पुणे से मैं आया और यहाँ के कुछ मित्रों की सहायता से और थोराट साहब की मदद से मैंने वो सभी दस्तावेज और बाकी चीजों की व्यवस्था की। अंत में फॉर्म भरने के दिन सभापति महोदय मेरे पास नकद में 10,000 रुपए नहीं थे और चेक या ऐसा कुछ भी वो लोग स्वीकार नहीं करते हैं। तो मेरे साथ जो दूसरे इच्छुक उम्मीदवार थे मोहन जोशी साहब, मैंने उनसे नकद पैसे लिए। वो आखिर में कहने लगे कि टिकट भी ले लो, कैश भी ले, और क्या लेना है। मैंने कहा पेन दीजिए साइन करने के लिए, पेन भी ले। तो ऐसे प्रसंग से मैं उस जगह यहाँ आया। सभापति महोदय, एक और तो मेरी उम्मीदवारी दिल्ली से घोषित की गई और दूसरी ओर राज्य के नेतृत्व ने एकजुट होकर एक दूसरा उम्मीदवार उस जगह पर दिया, राजकिशोर मोदी। और मेरे लिए एक बहुत ही भयावह प्रसंग निर्माण हो गया। मुझे आदरणीय विलासराव देशमुख साहब और अनिल परब साहब के इलेक्शन की याद आ गई कि कैसे आधे आधे वोट से हार हो जाती है और फिर उस डर के मारे कोई कैसे लड़ेगा। और तांडे के एक आम लड़के ने क्या करना है, ऐसी स्थिति में मैंने आदरणीय सोनिया जी और खड़गे साहब को बताया कि ऐसी स्थिति बन गई है कि वहां इलेक्शन होगा, निर्विरोध नहीं होगा, कांग्रेस की तरफ से एक उम्मीदवार ज्यादा दिए जाने की वजह से परिस्थिति गंभीर हो गई है। आदरणीय सोनिया जी और खड़गे साहब ने तुरंत ही वहां से राज्य के नेतृत्व को एक ईमेल किया। वो जाने अनजाने में एक तरह की सूचना ही थी कि दिल्ली से एआईसीसी का जो आधिकारिक उम्मीदवार है वो राजेश राठौड़ है, दूसरे उम्मीदवार का फैसला स्थानीय नेतृत्व ने लिया होगा और उसकी जिम्मेदारी स्थानीय नेताओं पर रहेगी। वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे साहब ने एक प्रेस रिलीज में खबर दी और ऐसा बताया कि अगर कांग्रेस दूसरा उम्मीदवार देती है तो मैं नामांकन नहीं भरूंगा। मतलब उधर से दिल्ली के नेताओं ने मदद की और इधर से उद्धव ठाकरे साहब ने यह खबर छपवाई। इस वजह से कांग्रेस का दूसरा उम्मीदवार रद्द करने की प्रक्रिया वहां चल रही थी। एक तरफ मैं विनती कर रहा था कि मेरा ही नाम रद्द कर दो। सामने से पूछा गया आपका क्यों रद्द करें, मैंने कहा मुझे आदत है, मैं 4 बार कट चुका हूं, 5वीं बार कटने पर किसी को झटका नहीं लगेगा। लेकिन उद्धव ठाकरे साहब का वहां विधायक बनना जरूरी है क्योंकि यह सरकार बने हुए आज 6ठा महीना हो गया है
और इस तारीख के बाद 19 तारीख के बाद 26 तारीख को उनके 6 महीने पूरे होते हैं। मतलब यह सिर्फ उनके विधायक पद की बात नहीं है, बल्कि यह पूरी सरकार गिर जाएगी। इस वजह से मेरी उम्मीदवारी रद्द कर दीजिए और मेरी उम्मीदवारी रद्द करके दूसरे को फाइनल कीजिए और यह निर्विरोध कीजिए। निर्विरोध होना जरूरी है। पर यह गंभीरता जब उनके ध्यान में आई, तब उन्होंने सामने से मुझे, आदरणीय सोनिया जी ने खुद कहा कि 4 बार आपका कैंडिडेचर कैंसिल हुआ है, इस बार आपका ही फाइनल होगा। और थोराट साहब ने और सतीश बंटी पाटिल साहब ने भी मुझे पूरी मदद करके मेरा फॉर्म वहां पर बनवाया है। सभापति महोदय, एक तरफ खुशी और उस डर के माहौल से निकलकर मेरा उम्मीदवारी का अर्ज भरने के बाद मैं स्वयं को बहुत भाग्यवान समझता हूं। सभापति महोदय, मैंने उद्धव ठाकरे साहब, नीलम गोरे जैसे बड़े और जिन्हें हम एक आइडियल नेतृत्व के तौर पर मानते हैं, ऐसे ही लोगों के साथ शपथ ग्रहण की। सभापति महोदय, मैं बड़े अभिमान के साथ कहता हूं कि मैं उद्धव ठाकरे साहब का बैचमेट हूं। अब जैसा कि कोई एक बड़ा आदमी होता है और उसका बचपन में स्कूल के अंदर कोई क्लासमेट होता है, भले ही वो छोटे का छोटा ही रह जाता है, परंतु मैं भले ही बड़ा नहीं बनूंगा, लेकिन मैं यह हमेशा अभिमान के साथ कहूंगा कि मैं उद्धव ठाकरे साहब का बैचमेट हूं। उनके साथ मैंने शपथ ली है। यह नीलम गोरे जो टीवी में दिखाई देती हैं, इनके साथ मैंने शपथ ली है, यह मैं हमेशा कभी भी बता सकूंगा। सभापति महोदय, बचपन से ही मेरे दादाजी हरि नाइक और पिताजी धोंडीराम जी राठौड़, वे भी नाइक थे। इस वजह से जाने अनजाने में नेतृत्व के गुण और ये सारी बातें मेरे जीवन का स्पर्श करती रही हैं। पिताजी भी विधान परिषद के सदस्य थे और उन्हें भी आदरणीय सोनिया जी गांधी जी ने सीधे उम्मीदवारी दी थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय विलासराव देशमुख साहब थे और उस समय के महासचिव जो आज भी हैं, मुकुल जी वासनिक साहब ने उनका बहुत बड़ा सहयोग किया था। सभापति महोदय, मैं अपने राजनीतिक करियर में संगठनात्मक काम करते हुए पहली बार जिला परिषद का सदस्य बना, उसके बाद मैं दूसरी बार बना और 2 बार महिला आरक्षण के समय मेरी मां जिला परिषद की सदस्य बनी। सभापति महोदय, मैं मंठा तालुका के अलग अलग जिला परिषद के 4 अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों से मैं चुनकर आया और सभापति भी बना। सभापति बनने के बाद मैं सभापति संगठन का अध्यक्ष भी बना। सभापति महोदय, 20 में विधायक बना और ऐसा विधायक की जो अभी जो इलेक्शन की हमारी चर्चा चलती है, कितने विधायक लगते हैं, कितने का कोटा है, कोई कहता है 32 लगते हैं, कोई कहता है 30 लगते हैं। तो उस 2020 के मई में 32 विधायकों के कोटे के समर्थन पर 32 विधायकों की ताकत लेकर मैं उस जगह पर विधायक बन गया और एक विधानसभा सदस्य 3-4 लाख लोगों का प्रतिनिधि होगा, तो मैं वहां पर 1,25,00,000 लोगों का प्रतिनिधि अपने आप को समझता हूं। सभापति महोदय, साल 2023 में पार्टी ने मुझे सचेतक के रूप में एक मौका दिया। वहां पर राज्य मंत्री का दर्जा तो था, परंतु विधानमंडल का सचिवालय उसे मानने को तैयार नहीं था। अभी अभी हाल ही में देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे साहब ने इस बात की घोषणा कर दी कि सभी सचेतकों को, राज्य मंत्री और मुख्य सचेतकों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा उस जगह पर दिया गया। सभापति महोदय, मेरी मां का एक सपना था कि मैं कोई बहुत बड़ा ऑफिसर बनूं, मैं कोई आईएएस ऑफिसर बनूं, मैं लाल बत्ती की गाड़ी में घूमूं, यह मेरी मां का सपना था। उस दिन सरकार की घोषणा के कारण राज्य मंत्री का दर्जा मिलने से वह सपना पूरा हो गया। लाल बत्ती वाली गाड़ी तो अब मिलती नहीं है, परंतु वो लाल बत्ती का सपना। सभापति महोदय, आपका और मेरा नाम मैंने एक पिछली पत्रिका में देखा था। उस जगह जालना के एक कार्यक्रम में विक्रम जी काले कैबिनेट मंत्री दर्जा, राजेश राठौड़ राज्य मंत्री दर्जा। वो पत्रिका देखने के बाद वो पत्रिका मैंने अपने घर पर रखी थी। सभापति महोदय, मेरी माँ ने तो मुझसे पूछे बगैर ही नामदार राजेश राठौड़ ऐसा एक बोर्ड बनवा लिया और उसे घर पर लगा दिया। सभापति महोदय, जब मैं विधायक बना तो मेरे पिताजी का सपना पूरा हो गया
और जब मैं सचेतक बना तो मेरी माँ का सपना पूरा हो गया। एक तरफ उम्र के 38-39 साल पूरे हो जाने के बाद कभी कभी ऐसा लगता है कि अगर हम राजनीति में आगे नहीं गए तो क्या करेंगे, क्योंकि इस उम्र में कोई दूसरा बिजनेस, दूसरा व्यवसाय या कुछ और व्यापार करना संभव नहीं होता है सभापति महोदय। और राजनीति की जो आदत है, राजनीति की एक बार लत लग जाती है कि इंसान राजनीति से दूर नहीं जा पाता है। पर मैं खुद को भाग्यवान मानता हूं सभापति महोदय, मैंने अलग अलग माध्यमों से, अलग अलग हथियारों के माध्यम से बंजारा समाज के कई प्रश्न इस सदन में उठाता रहा। सभापति महोदय, क्रीमी लेयर की शर्त हटाना, बंजारा समाज के टांडों को स्वतंत्र राजस्व गांव का दर्जा देना, ग्राम पंचायत को स्वतंत्र करवाना, इस तरह की कई मांगे मैंने सरकार से मंजूर करवा कर ली। सभापति महोदय, यशवंतराव चौहान मुक्त वसाहत नाम की आवास योजना मैंने बनाई, उसका ड्राफ्ट मैंने तैयार किया और वह योजना पूरे महाराष्ट्र में लागू है। सभापति महोदय, आज पोहरा देवी के विकास के लिए मैंने यह मांग की कि गोदरी में आप करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, तो पोहरा देवी का क्या होगा। तो पोहरा देवी हमारा मूल संस्थान है। मैं धन्यवाद दूंगा एक नाथ शिंदे साहब को और देवेंद्र फडणवीस साहब को कि 700 से ज्यादा, और मैं तो कहूंगा कि अंत तक वो 1000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। पर यह सब करने का सौभाग्य जो मुझे मिला, इसकी मुझे बहुत खुशी है। सभापति महोदय, अलग अलग प्रसंगों में मैं संघर्ष करता रहा। फर्जी जाति प्रमाण पत्र, फर्जी बोगस प्रमाण पत्र, इनके खिलाफ जब मैंने लड़ाई लड़ी, तब सभापति महोदय मुझ पर 2 बार जानलेवा हमला हुआ। एक बार मेरे ऊपर एक बड़ा टैंकर चढ़ाने की कोशिश की गई, एक बार मेरी इनोवा गाड़ी को तोड़ा गया, फोड़ा गया और उसे जलाने का प्रयास किया गया। अनिल परब साहब के साथ, भाई जगताप साहब के साथ सभी सदस्यों ने मेरे लिए बहुत ज्यादा आवाज उठाई थी, जिसमें आप भी शामिल थे। उसके बाद सरकार ने मुझे संरक्षण दिया और Y+ श्रेणी की सुरक्षा देकर मुझे संरक्षण प्रदान करने के लिए मैं सभी माननीय सदस्यों का और आपका धन्यवाद करता हूं। सभापति महोदय, बंजारा समाज के विजय के झूठे जाति प्रमाण पत्र के संदर्भ में सरकार ने SIT जांच की घोषणा की थी, पर उसे फिर रद्द कर दिया। मेरी विनती है कि आप उसे पहले की तरह बहाल करें। सभापति महोदय, महानायक वसंतराव जी नाइक को भारत रत्न पुरस्कार देने के लिए मैंने मांग की थी और सरकार ने भी पॉजिटिव तरीके से उस मांग की सिफारिश करके केंद्र सरकार को भेज दी है। यह मेरे द्वारा किए गए प्रयासों की सफलता है, यह सरकार का धन्यवाद। आप इसे कुछ भी समझें, बात एक ही है। सभापति महोदय, महानायक वसंतराव जी नाइक का जो काम है, उनकी यादों को अगर देखें सभापति महोदय, दुबई जैसा देश तो अब समुद्र को पीछे करके काम कर रहा है। उन्होंने 70 के दशक में जिस जगह हम खड़े हैं वहां समुद्र हुआ करता था। चर्चगेट की इमारत तक समुद्र का पानी आता था, ओवल मैदान में समुद्र का पानी भरता था। यह सारा समुद्र उन्होंने पीछे हटाकर नरीमन पॉइंट रिक्लेमेशन और कप परेड जैसा क्षेत्र विकसित किया। और फिर वसंतराव नाइक साहब की वह संकल्पना दुबई ने अब अपनाई, तो दुबई इतना आगे चला गया, तो उन्हें भारत रत्न पुरस्कार जल्द से जल्द दिया जाए, इसके लिए भी मैं अपनी इच्छा व्यक्त करता हूं। सभापति महोदय, मुझे कांग्रेस पार्टी का संगठनात्मक कार्य करते हुए, कांग्रेस पार्टी का प्रचार करते हुए मुझे गर्व होता है। मुझे कई जिलों में प्रभारी के रूप में काम करने का अवसर मिला, लातूर, उस्मानाबाद, औरंगाबाद, कई, जैसा आप देखते हैं सभापति जी। सभापति महोदय, पिछले लोकसभा के इलेक्शन में जालना और परभणी, सोलापुर, चंद्रपुर और यवतमाल, इन 5 लोकसभा सीटों पर मुझे बंजारा समाज को एकजुट करने में कामयाबी मिली और उनका एकमुश्त वोटिंग कराने की वजह से इन 5 ही जगहों पर कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी के सांसद निर्वाचित हुए। सभापति महोदय, मैं पार्टी को धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे वहां अवसर प्रदान किया। सभापति महोदय, बंजारा समाज के रोजगार के जो प्रश्न हैं मैं हमेशा उठाता हूं, स्वास्थ्य के प्रश्न उठाता हूं, उसके अलावा
मराठवाड़ा के प्रश्नों के मामले में भी मैं लगातार वहां प्रयत्न करता रहता हूं। सभापति महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा तत्कालीन राजस्व मंत्री बाला साहेब थोरात, राधाकृष्ण विखे पाटिल, चंद्रशेखर जी बावनकुळे जो अभी हैं, और उस समय के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहब, एकनाथ शिंदे साहब और देवेंद्र जी फडणवीस साहब का मैं इस वजह से आभार मानता हूं कि